साक्षी एक बिन माँ की बच्ची थी जिसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। साक्षी को पढ़ने का बहुत शौक था। वो स्कूल जाया करती थी और लगन से पढ़ाई करती थी, पर उसकी माँ सुषमा को ये सब पसंद नहीं था। वो ना ही साक्षी की पढ़ाई को पसंद करती थी और ना ही साक्षी को। साक्षी, जाओ बाजार से 5 किलो चीनी ले आओ, घर में चीनी खत्म हो गई है। माँ, कल मेरा पेपर है, मैं ये पढ़ाई पूरी करके ले आऊंगी। तू और तेरी पढ़ाई, हमेशा पूरे दिन पढ़ती रहती है। घर का काम कहो तो जैसे तुझे सांप सूंघ जाता है। अरे क्या करेगी इतना पढ़ के, करना तो घर का चूल्हा चौका ही है ना। ठीक है, मैं ले आऊंगी, आप गुस्सा मत करो। साक्षी बाजार से चीनी लेने चली जाती है। रास्ते में तेज बारिश हो जाती है और चीनी भीग जाती है। ले आई चीनी? हाँ माँ। ये चीनी लेकर आई है या पानी? सारी की सारी भीग गई है। माँ, बहुत तेज बारिश थी और मेरे पास छाता भी नहीं था। तो क्या तू भीगती, कम से कम 5 किलो चीनी तो बचा लेती। कितना नुकसान कर दिया। तेरे पापा कमाते तो कुछ है नहीं और तू बर्बाद करती रहती है। तुझे तो बस पढ़ाई की लगी हुई है ना, इसीलिए तुझे वहाँ रुकना भी नहीं था। कहीं एक जगह रुक जाती तो चीनी तो बच जाती। और सुषमा साक्षी के एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी उसके पिता अशोक वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? हाँ, आ गए ना अपनी बेटी की हिमायत करने वाले। अब तो तुम्हारी बेटी मेरी भर भर के शिकायत करेगी। इसी की पढ़ाई के चक्कर में मेरी 5 किलो चीनी बर्बाद हो गई। तो क्या हुआ, इस 5 किलो चीनी के लिए तुम उसकी जान लोगी क्या? मैं कुछ नहीं जानती, आज से ये स्कूल नहीं जाएगी। माँ, मेरा पेपर है, मुझे पढ़ने दो। मैं आपके घर का सारा काम करूंगी, पर मेरी पढ़ाई मत रोको। हाँ सुषमा, उसको पढ़ने दो, उसका पढ़ने में बहुत मन लगता है। देखना, एक दिन ये हमारा नाम रोशन करेगी। मैं कुछ नहीं जानती, आज से इसकी पढ़ाई बंद और इसको घर के कामों में मेरी मदद करनी होगी। नहीं, उसकी पढ़ाई बंद नहीं होगी। माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ आपके घर के कामों में मदद भी करूंगी, आपसे वादा करती हूँ। चल बेटा, मैं तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ। सुषमा मन मसोस के रह जाती है और अशोक साक्षी को लेकर स्कूल चला जाता है। अचानक से अशोक के ऑफिस से फोन आता है और उसे शहर के बाहर किसी काम से जाना होता है। वो साक्षी को स्कूल से लेकर नहीं आ पाता और ना ही उसकी बीवी सुषमा उसको लेने जाती है। अच्छा है, स्कूल में ही पड़ी रहेगी, यहाँ तो उससे काम कुछ होता नहीं है। उसको देख देख कर मुझे गुस्सा और आता है। मैं तो उसे लेने भी नहीं जाऊंगी। उधर साक्षी को अशोक या सुषमा लेने नहीं आते हैं। वो परेशान हो जाती है और उनका इंतजार देखते देखते स्कूल से घर की ओर अकेले ही निकल पड़ती है। वो हमेशा अपने माता पिता के साथ आती थी, इसी वजह से घर का रास्ता भूल जाती है। वो सोचती है कि उसकी माँ उसकी पढ़ाई छुड़वा देगी और यही सोचती हुई जंगल की ओर निकल पड़ती है। अगर मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी तो मेरा क्या होगा? मुझे वही घर के काम करने पड़ेंगे, पर मुझे तो बड़े होकर देश के लिए कुछ करना है। मुझे डॉक्टर बनना है जिससे मैं समाज की सेवा कर सकूं, पर माँ मुझे पढ़ने ही नहीं देना चाहती। वो रोने लग जाती है। रोते रोते आगे बढ़ती है तो उसे किसी के कराहने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है जिसके नीचे एक सांप दबा हुआ कराह रहा होता है। वो उसके पास जाती है और उस पत्थर को हटा देती है। सांप रेंगता हुआ उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो पीछे की तरफ बढ़ जाती है। मैं नागिन हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है साक्षी। तुम बहुत ही नेक लड़की हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करने वाली हो। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम रो क्यों रही हो और इतना परेशान क्यों लग रही हो? साक्षी अपनी सारी कहानी नागिन को बता देती है। तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। एक काम करो, पास में ही एक नारियल का खोल पड़ा हुआ है, उसको लेकर जाओ। साक्षी नारियल का खोल लेकर आती है और उसमें नागिन जहर उगल देती है। यह आप क्या कर रही हैं? साक्षी, ये मेरा जादुई जहर है। इसका फायदा ये है कि ये किसी भी रोग को खत्म कर सकता है। एक बार इस जहर का लेप
उस रोग या रोगी पर लगा दिया जाए तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ साक्षी, मैं चाहती हूँ कि इस जादुई जहर का उपयोग तुम समाज की सेवा के लिए करो। अरे, तुम्हें तो पत्थर के नीचे दबने के कारण चोट लग गई है। हाँ, मुझे चोट लगी है। अगर तुम्हें इस जादुई जहर पर विश्वास नहीं है तो ये जादुई जहर मेरे जख्म पर लगा दो और फिर जादू देखो। साक्षी जादुई जहर को नागिन के लगा देती है। उसके तुरंत बाद ही नागिन का जख्म ठीक हो जाता है। साक्षी जादुई जहर को लेकर चल देती है और घर जाकर वो जादुई जहर की सहायता से सबकी मदद करती है। ये बात जब सुषमा को पता चलती है तो वो कुछ सपेरों को पैसे देकर उस नागिन को लाने के लिए भेजती है। आज वो नागिन मेरे पास आ गई तो मैं उससे सारा जहर निकलवा लूंगी और उसे अपना एक दवाइयों का व्यापार करूंगी, जिससे मुझे बहुत मुनाफा होगा और मुझे इस साक्षी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। सपेरे उस नागिन को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं और नागिन को पकड़ लेते हैं। इत्तेफाक से साक्षी भी उसी जंगल से गुजर रही होती है। जब वो नागिन को मुसीबत में फंसे हुए देखती है तो कहती है, अरे, ये तो वही नागिन है जिसने मुझे जादुई जहर दिया था। पर ये क्या, सपेरे तो उसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। शायद इस नागिन को मेरी जरूरत है। और वो अपने पास रखे जादुई जहर को कहती है, जादुई जहर, तुमने सबकी मदद की है। अब तुम्हारी मालकिन का जीवन खतरे में है। मैं चाहती हूँ कि तुम इन सारे सपेरों की याददाश्त भुला दो। ये कहकर साक्षी जैसे ही उन सपेरों पर जादुई जहर की छींटे मारती है तो सारे सपेरे अपनी याददाश्त भूल जाते हैं और नागिन को छोड़कर चले जाते हैं। साक्षी नागिन के पास जाती है। साक्षी, आज एक बार फिर तुमने मेरी जान की रक्षा की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और ये कहकर नागिन चली जाती है। साक्षी इसी तरह सबकी जादुई जहर से मदद करती रहती है। राजस्थान के एक गांव में बिरजू नाम का गरीब आदमी रहता था। बिरजू के पास एक ऊँटनी थी जिससे वो गांव में आने वाले टूरिस्ट को रेगिस्तान घुमाता था। बिरजू की ऊँटनी दूध भी देती थी। बिरजू का परिवार दूध से रोटियां खाकर अपना पेट भरता था। बिरजू की 2 बेटियां थीं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी थी और दूसरी बेटी संगीता भी शादी के लायक हो चुकी थी। बिरजू ने अपनी पहली बेटी की शादी में गांव के एक बड़े किसान सूर्या से 1 लाख रुपए का कर्ज उधार लिया था। सूर्या अक्सर बिरजू और उसकी बेटी को पैसे वापस देने के लिए धमकाता था। पापा, आज सूर्या ने फिर मुझे सड़क के बीचों बीच रोक लिया और मुझसे पैसे या शादी करने के लिए कहने लगा। मैं अभी जाकर सूर्या से बात करता हूँ। सूर्या, मैंने तुमसे पैसे उधार लिए थे। मेरी बेटी का उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम उसे रास्ते में मत रोका करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, बस संगीता की शादी मुझसे करा दो। तुम्हारे सारे कर्ज मैं माफ कर दूंगा। देखो, तुम पहले से ही शादीशुदा हो और तुम्हारी उम्र संगीता से बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता। तुम्हारे पास सिर्फ इन गर्मियों का वक्त है बिरजू। या तो तुम मेरा पैसा मुझे वापस कर दो या फिर तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी होगी। तुम जानते हो, कोई भी गांव वाला मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाला। सूर्या की धमकी सुनकर बिरजू बहुत परेशान रहने लगा। पैसे इकट्ठे करने के लिए उसने दिन में टूरिस्ट घुमाने के साथ साथ रात में रखवाली का काम भी किया। दिन रात काम करने के बाद गर्मियों के अंत में बिरजू के पास सिर्फ 50,000 रुपए ही इकट्ठे हो पाए। लेकिन एक और मुसीबत आ पड़ी। बिरजू दिन रात काम करने के कारण बीमार पड़ गया। जो पैसे इकट्ठे हो पाए थे वो भी बिरजू को ठीक करने में खर्च हो गए। बेटी, तुम अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी के घर भाग जाओ। मैं भी कहीं भाग जाता हूँ। सूर्या ने अगर तुम्हें देख लिया तो वो तुमसे जबरदस्ती शादी कर लेगा। हमारे पास इस गांव से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है।
ऊँटनी बेचकर बिरजू ने अपनी पत्नी और बेटी को कुछ पैसे दिए और उन्हें विदा करके बिरजू खुद रेगिस्तान की तरफ चला गया। रेगिस्तान में बिरजू को एक ऊँट मिला जो गर्दन तक रेत में दबा हुआ था। बिरजू ने रेत हटाकर ऊँट को बाहर निकाला और अपना पानी ऊँट को पीने के लिए दिया। पानी पीने के बाद उस ऊँट के मुंह से ढेर सारे 500 के नोट निकले। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। बिरजू ने जल्दी से कुछ और पानी का इंतजाम किया और ऊँट को पानी पिलाया। ऊँट ने पानी पीने के बाद फिर से 500 रुपए के नोट देने शुरू कर दिए। इस तरह रात भर में ही 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। लगता है ये ऊँट पानी पीने के बाद अपने मुंह से नोट उगलता है। अब मैं सम्मान के साथ गांव जा सकता हूँ। बिरजू गांव पहुंचा और उसने सूर्या के पैसे वापस लौटा दिए। लो सूर्या, अपने 1 लाख और मेरी बेटी से शादी करने का ख्वाब देखना भी बंद कर दो। बिरजू ने अपनी बेटी और पत्नी को वापस गांव बुला लिया और एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। सूर्या को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि बिरजू उसे पैसे वापस कर गया। आखिर बिरजू के पास इतने पैसे आए कहां से? सूर्या ने गांव वालों से पूछताछ की तो उसे पता चल गया कि बिरजू के पास एक ऊँट है जिसे पानी पिलाओ तो वो अपने मुंह से पैसे देता है। सूर्या ने एक रात खुद बिरजू के घर में झांककर ऊँट को नोट उगलते देख लिया। अगर ये ऊँट बिरजू को इसी तरह 500 के नोट देता रहा तो जल्द ही बिरजू मुझसे भी अमीर बन जाएगा। फिर गांव के लोग उसी को सम्मान दिया करेंगे। मुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं। मुझे किसी तरह ऊँट को हासिल करना होगा। सूर्या अगले दिन बिरजू के घर पहुंचा और बोला, बिरजू भाई, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। जरूरत पड़ने पर तुम्हारी बेटी की शादी में मैंने तुम्हारी मदद की थी। इसी उम्मीद से मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मेरी मदद करो। बस एक दिन के लिए मुझे ये ऊँट दे दो। कल मैं तुम्हें तुम्हारा ऊँट वापस लौटा दूंगा। बिरजू एक दयालु आदमी था। उसने सूर्या पर विश्वास कर लिया और एक दिन के लिए अपना ऊँट सूर्या को दे दिया। सूर्या जल्दी से ऊँट को अपने घर लेकर पहुंचा और उसने सभी नौकरों को आदेश दिया कि पैसे देने वाले ऊँट जैसा ही दूसरा ऊँट गांव में ढूंढ निकाला जाए। नौकरों ने पैसे देने वाले ऊँट की कद काठी का एक ऊँट ढूंढ लिया। अगले दिन सूर्या ने वो ऊँट बिरजू को सौंप दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बिरजू भाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बिरजू ने जब शाम को ऊँट को पानी पिलाया तो उसने अपने मुंह से कोई पैसा बाहर नहीं निकाला। बिरजू तुरंत सूर्या के पास पहुंचा। सूर्या, तुमने मुझे जो ऊँट दिया है उसके मुंह से पैसे बाहर नहीं निकल रहे। कहीं तुमने मुझे नकली ऊँट तो नहीं दे दिया? मैंने तुम्हें वही ऊँट दिया है जो तुमने मुझे दिया था। अब उसके मुंह से नोट नहीं निकल रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? हो सकता है उसके पेट में जितने नोट थे वो सब निकल चुके हो। बिरजू निराश होकर घर लौट आया। सूर्या ने असली पैसे देने वाले ऊँट को अपने घर के सबसे अंदर वाले हिस्से में छुपा रखा था। ऊँट को ढेर सारा पानी पिलाओ। आज ही मैं इसके मुंह से इतना पैसा उगलवा लूंगा जो जिंदगी भर के लिए काफी हो। ऊँट के सामने पानी रखा गया, लेकिन ऊँट ने पानी नहीं पिया। मेरे सामने नखरे नहीं चलेंगे। जल्दी से पानी पियो और पैसे उगलो। सूर्या के काफी देर कहने के बाद भी ऊँट ने पानी नहीं पिया। तब सूर्या ने एक लोहे का भाला ऊँट की पीठ में
चुभोना शुरू कर दिया। ऊंट की आंखें गुस्से से भर गईं और उसका आकार बढ़ने लगा। ऊंट का आकार इतना बढ़ गया कि सूर्या का पूरा घर टूट गया। पहाड़ जैसा ऊंट देखने पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पापा, वो देखो, सूर्या के घर क्या हो रहा है। मुझे लगता है वही हमारा पैसे देने वाला ऊंट है। क्या कहता है सूर्या? क्या मैं तुझे लात मारकर मरुस्थल में फेंक दूं? नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी पेट में भाला नहीं चुभोना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। आज मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर आज के बाद तूने कभी भी मुझे या गांव के किसी और आदमी को परेशान किया तो तुझे हमेशा के लिए थार मरुस्थल में फेंक दूंगा, समझ गया? ऊंट का आकार सामान्य हो गया और वो बिरजू के घर लौट आया। उस दिन के बाद से सूर्या ने बिरजू को कभी परेशान नहीं किया।